हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर एस एम लांबा आपका बाय वाले गुरुजी चैनल में वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज की क्लास में जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज का जो टॉपिक है, जो 12th सीबीएसई में सेकंड टर्म का पार्ट है और साथ में ही ये नीट और अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है लाइक सेकंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम इन राजस्थान एंड साथ में जो लेब असिस्टेंट का एग्ज़ाम है राजस्थान में, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्लास 12th का जो सीबीएसई का सेकंड टर्म है उसका ये मेन पार्ट, एक मेन चैप्टर है और साथ में आरबीएसई के जो एग्ज़ाम है यानी राजस्थान बोर्ड के जो 12th क्लास के एग्ज़ाम है उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो 12th क्लास का टॉपिक है, इसलिए नीट के लिए तो बेसिकली इम्पोर्टेंट है ही और ये काफ़ी ईजी चैप्टर है। और इसमें इसका जो बेसिक पार्ट है वो 9th और 10th में यानी 9th क्लास में स्टूडेंट पढ़ चुके होते हैं, इसको स्टडी कर चुके होते हैं, बट फिर भी ये हमारी हेल्थ से रिगार्डिंग है तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये एक तरीके से ईजिली अंडरस्टैंड भी हो जाता है, समझ में भी आ जाता है और साथ में इसको ईजिली आप रिमेंबर रख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो पहले डिजीज स्टार्ट करने से पहले कि व्हाट इज़ हेल्थ, हम हेल्थ जो टर्म यूज़ करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है वो बोलता है कि आप हेल्दी हो और आप नहीं हो, यानी कोई ना कोई तो क्राइटेरिया होता है। तो वैसे हमारे जनरल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से तो हेल्थ को हम क्या मान लेते हैं कि मैं फिट हूँ तो मैं हेल्दी हूँ, ठीक है ना, या फिर मुझे कोई डिजीज़ नहीं है तो मैं हेल्दी हूँ। तो बेटा रियल में ये हेल्थ का, एक गुड हेल्थ का पैरामीटर नहीं है। साइंटिफिकली अगर बात करें या फिर टोटली हम कंप्लीटली बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो हेल्थ का जो मेन पैरामीटर है वो क्या है, तो हेल्थ इज ए कंप्लीट फिजिकल, मीन्स ये फिजिकली भी आप फिट होने चाहिए, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो हेल्थ क्या है, हेल्थ इज ए स्टेट, यानी हमारे बॉडी का एक ऐसा कंडीशन जिसमें हम कंप्लीटली फिजिकल भी अच्छा महसूस कर रहे हैं, वेलबींग हो रहा है हमें, और साथ में मेंटल भी हमारा जो माइंड का स्टेटस है वो भी अच्छा है, यानी हम हैप्पी हैं, और साथ में सोशली भी हमें एक तरीके से अच्छा फील हो रहा है, गुड फील हो रहा है। सोशली मीन्स, तो अब यहाँ पर आप ये तो समझ गए, फिजिकली मीन्स इट इज रिलेटेड टू आवर बॉडी, यानी हम कोई भी फिजिकल वर्क करने में कैपेबल हैं, कहीं पर भी हमें कोई डेफिशिएंसी या फिर वीकनेस फील नहीं हो रहा है या फिर कोई भी फिजिकल इलनेस नहीं है हमारे अंदर, तो उसको हम बोलेंगे हेल्थ, गुड हेल्थ बोलेंगे। और मेंटल यानी दिमाग में, यानी ब्रेन के अंदर कोई ऐसा फिजिकल डिसऑर्डर या फिर आप कह सकते हैं जो साइकोलॉजिकल रिलेटेड डिसऑर्डर नहीं है, और साथ में सोशली भी आप यानी काफ़ी सोशली इंटरेक्टिव हो और हैप्पी हो, तो ओवरऑल इस कंडीशन को हम बोलेंगे हेल्थ। तो फ्रेंड्स, अब ये हेल्थ जनरली हम कैसे अचीव कर सकते हैं, यानी गुड हेल्थ कैसे अचीव कर सकते हैं, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं सबसे पहले तो हम डे टू डे लाइफ में जो हमारा जो डाइट है वो बैलेंस्ड डाइट हमें यूज करना चाहिए। तो बैलेंस्ड डाइट यानी न्यूट्रिशन वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे, यानी बैलेंस्ड डाइट मीन्स ऑल दी जो नेसेसरी कंपोनेंट्स ऑफ द फूड वो हमारी डाइट में इन्वॉल्व होने चाहिए, वो इसमें शामिल होने चाहिए। और सेकंड है पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन यानी हमारा जो बॉडी है उससे रिलेटेड हमें जो हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करनी होगी, यानी बॉडी को एक तरीके से जैसे हम नहाते हैं, मीन्स जो भी हम बाथ वगैरह के थ्रू अपने बॉडी को क्लीन करते हैं, ऐसे हमारी क्लॉथ को वॉश करके उनको क्लीन करते हैं। साथ में हमारा जो हाउस है उसको भी हम क्लीन करते हैं डेली, उसमें भी आप कह सकते हैं डिसइंफेक्टेंट के थ्रू हम एक तरीके से जो जर्म्स हैं उनको किल करते हैं, यानी घर में साफ़ सफाई करते हैं। तो ये जो पर्सनल हाइजीन है ये हमारी बॉडी, हमारे क्लॉथ, हमारी जितनी भी जो थिंग्स हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में उनसे रिलेटेड है, और साथ में हमारे हाउस से रिलेटेड है। और इससे भी ब्रॉड लेवल पे जाएं तो आप कह सकते हैं जिस भी सराउंडिंग्स में, जिस भी एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वो भी एक तरीके से होना चाहिए, लेकिन यहाँ डायरेक्ट रिलेशन है पर्सनल हाइजीन से। अगर पर्सनल हाइजीन नहीं होगी तो आपके बीमार होने के यानी डिजीज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। साथ में रेगुलर एक्सरसाइज जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मीन्स बैलेंस डाइट हम यूज कर सकते हैं, पर्सनल हाइजीन भी मेंटेन कर सकते हैं, और जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज़ रेगुलर एक्सरसाइज, यानी आप रेगुलरली अगर एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी बॉडी में डिजीज़ होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो वैसे तो आप कह सकते हैं बहुत लोग हैं जो जिम वगैरह के थ्रू या फिर योगा वगैरह करके अपने आप को फिट रखते हैं, यानी रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरा भी ले लीजिए, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रेगुलर एक्सरसाइज पे फोकस नहीं करते हैं, आज नहीं कल करेंगे, इस तरीके से टालते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी अगर हम एज ए
साइंस पे ना जाएं, अगर हम डे टू डे लाइफ को ही ऑब्जर्व करें तो बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन और रेगुलर एक्सरसाइज हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेनिंग गुड हेल्थ, यानी अच्छी हेल्थ के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बेटा हमारी जो हेल्थ है वो किसके थ्रू अफेक्ट होती है, यानी इट इज मेनली अफेक्टेड बाई, यानी हेल्थ का जो बैड इफेक्ट है, इल इफेक्ट है हेल्थ पे, वो किससे होगा? तो फर्स्ट है दैट इज जेनेटिक डिसऑर्डर। तो स्टूडेंट्स यहां पर जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसका मीनिंग है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके थ्रू हमारे अंदर कोई ऐसा डिजीज इनहेरिट हुआ है, तो वो एक रीजन हो सकता है हमारी हेल्थ खराब होने का। यानी डेफिशिएंसी विथ विच ए चाइल्ड इज बोर्न, यानी चाइल्ड के बोर्न के साथ में, उसके बर्थ के साथ में उसमें कुछ डेफिशिएंसी आती हैं, तो वो डेफिशिएंसी जेनेटिक हो सकती हैं। साथ में डेफिशिएंसी एंड जो डिफेक्ट्स ऐसे भी हो सकते हैं उस चाइल्ड में विच इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट्स फ्रॉम दी बर्थ, यानी बर्थ से ही उसके अंदर ऐसी डेफिशिएंसी आ सकती हैं। तो जेनेटिक डिसऑर्डर है वो विथ बर्थ होते हैं और साथ में ये एक तरीके से हमारे पेरेंट्स से हमें इनहेरिट होते हैं, तो इनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, बट ये एक रीजन है बहुत सारे केसेस में। जैसे कि हमने जेनेटिक्स वाले चैप्टर में वेरियस जो जेनेटिकल डिसऑर्डर डिस्कस किए, तो वो यहाँ पर रीजन हो सकता है। लेकिन जो मेजर रीजन जो आप कह सकते हैं सोशियली अगर हम बात करें, तो अगर हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन नहीं होती है या फिर जो एनवायरमेंटल कंडीशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, तो इन्फेक्शंस यानी कोई माइक्रोब्स हैं वो अगर हमारी बॉडी में एंटर कर जाएं तब भी हमारी हेल्थ है वो अफेक्टेड हो सकती है। यानी माइक्रोब्स एंड इन्फेक्शन मीन्स थ्रू माइक्रोब्स। अगर हम बात करें यहाँ पर तो जितने भी माइक्रोब्स हैं दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इट, यानी इन्फेक्शन के लिए, तो माइक्रोब्स के थ्रू इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये काफ़ी कॉमन डिजीजेज हैं जिनको हम वेल नोन हैं, काफ़ी जानते हैं, इनका आगे डिस्कस करेंगे। ऐसे ही हमारी जो लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर और बैड हेल्थ, यानी हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती है। यानी अगर लाइफस्टाइल आपका अच्छा है तो आप कह सकते हैं, अगर गुड लाइफस्टाइल आप लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं तो आप हेल्दी होंगे, अगर आप मेंटेन नहीं करते हैं तो अनहेल्दी होने के चांसेस हैं। जैसे लाइफस्टाइल में क्या आ गया, फूड एंड वाटर। अगर आप जो फूड एंड वाटर है वो कंटामिनेटेड नहीं है और फूड किस क्वालिटी का है, यानी आपके लिए वो मतलब क्वालिटेटिव होना चाहिए, क्वांटिटेटिव नहीं होना चाहिए। साथ में वो फूड के जो कंपोनेंट्स हैं वो आपको हेल्दी बनाएंगे, अनहेल्दी बनाएंगे, तो आप कह सकते हैं जितने भी फास्ट फूड हैं या फिर हाई कैलोरी वाले फूड हैं, है ना, वो अनहेल्दी हैं, जैसे फैट वगैरह और फास्ट फूड वगैरह। और ऐसे ही हम कह सकते हैं वाटर, अगर वो कंटामिनेटेड वाटर है या फिर उसमें सॉल्ट कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो वो वाटर भी हमारे लिए हार्मफुल है। तो फूड एंड वाटर वी टेक, तो वो एक तरीके से लाइफस्टाइल में आ गया। ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर रेस्ट एंड एक्सरसाइज, यानी हमारे बॉडी को हम रेस्ट देते हैं तो रेस्ट एक लिमिट से ज़्यादा देते हैं तो भी हार्मफुल है, और एक्सरसाइज अगर नहीं करते हैं तो भी हम एक तरीके से अनहेल्दी हो सकते हैं। तो हमारे लाइफस्टाइल में रेस्ट एंड एक्सरसाइज होना चाहिए। वी गिव टू आवर बॉडीज, हमारी बॉडी को हम रेस्ट भी देते हैं, रेस्ट भी जरूरी है बट एक लिमिट से ज़्यादा नहीं। ऐसे ही फ्रेंड्स जो हैबिट्स हैं, हैबिट्स दैट वी हैव और लैक, कुछ ऐसी हैबिट्स हैं हमारे में, जैसे अर्ली मॉर्निंग नहीं उठते हैं। आजकल की जनरेशन का तो ये काफ़ी बड़ा शौक हो गया है उनको कि अर्ली मॉर्निंग तो उठते ही नहीं, यानी उगते हुए सूरज को तो, यानी सनराइज को तो देख ही नहीं पाते हैं। हालांकि स्कूली जो बच्चे हैं, स्कूली स्टूडेंट्स हैं, वो जनरली स्कूल जल्दी जाना होता है तो उठते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादातर के अंदर जो प्रोफेशनल हैं या फिर जो ऑफिशियल लोग हैं वो कई बार है ना टाइम पे नहीं उठते हैं। काफ़ी ये पाया गया है कि जो स्टूडेंट सेक्शन है उनके अंदर ये प्रॉब्लम पाई गई है। तो हैबिट्स अच्छी होनी चाहिए, गुड हैबिट्स, एंड बॉडीज़ को रेस्ट एंड एक्सरसाइज भी दें, और साथ में फूड एंड वाटर भी है वो भी क्वालिटेटिव हो, तो हमारा लाइफस्टाइल अच्छा रहेगा। तो यानी लाइफस्टाइल, इन्फेक्शंस एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर मेनली फैक्टर्स विच अफेक्ट और हेल्थ। तो अब फ्रेंड्स आगे चलते हैं कि हेल्थ हमारा खराब हुआ तो हम बोलते हैं कि हम बीमार हो गए, यानी डिजीज हो गए हमारे अंदर। तो डिजीज को कैसे डिफाइन करेंगे? तो वैसे तो हमें पता है कि डिजीज आप कह सकते हैं कि व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन्स और सिस्टम्स, यानी हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं या बहुत सारे सिस्टम्स हैं, तो उनका जो फंक्शनिंग है वो एडवर्सली अफेक्ट होता है। तो हम यहां देखिए, व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन्स और सिस्टम्स ऑफ द बॉडी, यानी हमारे ऑर्गन्स और सिस्टम्स का जो फंक्शनिंग है वो एडवर्सली अफेक्ट होता है, इज एडवर्सली अफेक्टेड, ठीक है ना। तो कैरेक्टराइज्ड बाय वेरियस साइंस एंड सिम्टम्स, यानी जब हमारे ऑर्गन्स और सिस्टम्स हैं उनका फंक्शनिंग है वो एडवर्सली अफेक्टेड होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, है ना, एडवर्सली अफेक्टेड होगा तो क्या होगा, साइन एंड सिम्टम्स आएंगे हमारी बॉडी में। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि डिजीज है हमारे ऑर्गन एंड सिस्टम की फंक्शनिंग से रिलेटेड है। अगर वो फंक्शनिंग एडवर्सली अफेक्टेड हो रही है, यानी ऑर्गन एंड सिस्टम प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे हैं, तो हमारे बॉडी में कुछ साइन एंड सिम्टम्स आएंगे।
ये तो आप एग्री हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं इस दिस कंडीशन इज कॉल्ड डिजीज। तो डिजीज तो एक जनरल टर्म है जो आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। उसके बाद में चलते हैं बेटा पैथोजन। ये टर्म जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पैथोजन वैसे तो हम एक ब्रॉड टर्म की बात करें तो एनी जो डिजीज मतलब जो डिजीज कॉजिंग एजेंट है जिसकी वजह से डिजीज होती है वो लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है। बट यहाँ पर पैथोजन जो टर्म है वो यूज होगी लिविंग डिजीज कॉजिंग एजेंट्स के लिए यानी ऑर्गेनिज्म के लिए। तो यहाँ पैथोजन का जो मीनिंग है, बेसिक मीनिंग वो क्या है कि इट इंक्लूड वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म्स। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे could cause disease in ह्यूमन के अंदर वो डिजीज कॉज कर सकते हैं। तो हम अब क्या बोल देंगे, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। यानी पैथोजन यानी दोज ऑर्गेनिज्म, या फिर आप कह सकते हैं ऑल ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं, बट स्पेसिफिक बात करें तो दोज ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिजीज। तो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। ये स्पेशली आपको ध्यान में रखना है, पैथोजेंस का ये मीनिंग है, यानी नॉन लिविंग थिंग्स इसमें इंक्लूड नहीं होंगी। तो यहां पर आप पैथोजन कह सकते हैं लिविंग हो गए, लिविंग डिजीज कॉजिंग एजेंट, डिजीज कॉजिंग एजेंट्स मीन्स वो लिविंग है और वो डिजीज कोज करते हैं, तो उसके लिए टर्म यूज होता है। फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो जो बैक्टीरिया हैं, ऑल बैक्टीरिया आर पैथोजेंस, वायरसेस, फंगीज, प्रोटोजोन्स एंड हेलमिन्ट्स। तो ऑल बैक्टीरिया मीन्स जितने भी बैक्टीरिया डिजीज कोज करते हैं उनको पैथोजेंस बोल रहे हैं। डिजीज कोज नहीं करने वाले बैक्टीरिया को पैथोजन नहीं बोलेंगे बिकॉज दे आर नॉन पैथोजेनिक। सो अब यहाँ पर बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी, प्रोटोजोन्स एंड हेलमिन्ट्स ये सारे के सारे ऐसे हैं। तो बैक्टीरिया को तो आप जानते हैं, बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है। वायरसेस का नेम भी सुना है, अभी कोविड में काफ़ी नेम सुना होगा वायरस का, बहुत टाइप होते हैं वायरस के। एंड जो फंगी जो है ये भी अपने आप में एक यूकैरियोटिक सेल है वैसे तो, लेकिन ये भी इन्फेक्टिव हो सकता है, जैसे रिंगवर्म वगैरह हो जाते हैं हमारे अंदर। ऐसे प्रोटोजोन्स, प्लाज्मोडियम का नेम सुना हो, मलेरिया कोज करता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे हेलमिन्ट्स, हेलमिन्ट्स मीन्स वर्म्स। जो हेलमिन्ट्स जो टर्म है वो कहाँ से आया है, आपने जब एनिमल किंगडम के अंदर प्लेटीहेलमिन्थीज फाइलम एंड एस्कहेलमिन्थीज फाइलम है ना, उसका नेम सुना 11th क्लास में। तो प्लेटीहेलमिन्थीज एंड एस्कहेलमिन्थीज के इस फाइलम में जितने भी एनिमल्स आ रहे हैं वो क्या हैं, वर्म्स लाइक हैं, तो उनको कमांडली हम बोलते हैं हेलमिन्थ्स। तो हेलमिन्थ एक बायोलॉजिकल टर्म है, तो आपको ये सारे हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ देखेंगे कि जितने भी बैक्टीरिया या फिर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो डिजीज तो कोज करेंगे, लेकिन ओनली ऑर्गेनिज्म के थ्रू डिजीज नहीं कोज होती, कुछ अदर रीजन भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम डिजीज को है ना क्लासिफिकेशन करेंगे, डिजीज का क्लासीफाई करेंगे। और मेनली डिजीज आर टू टाइप्स, यानी डिजीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। अब यहाँ पर ये कैटेगरीज क्या है, फर्स्ट वन इज कंजेनिटल डिजीजेज एंड सेकेंड वन इज एक्वायर्ड डिजीजेज। तो कंजेनिटल डिजीजेज का मीनिंग होता है जो बाय बर्थ हैं, यानी जन्म के साथ में है। तो कंजेनिटल डिजीजेज आप कह सकते हैं दीज डिजीजेज अकर्स सिंस बर्थ, यानी जो फीटस है मदर यानी प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग मदर के अंदर जो फीटस है उस फीटस के अंदर ही आप कह सकते हैं कुछ ऐसे डिफेक्ट आ सकते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, कंजेनिटल डिजीजेज। तो ये बाय बर्थ होते हैं एंड मे रिजल्ट फ्रॉम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। अब उस फीटस के अंदर ये डिसऑर्डर कैसे आए, ये डिजीज कैसे हुआ, तो बोले मेटाबॉलिज्म उसका अगर कोई अफेक्टेड हो गया या फिर उसका डेवलपमेंट ही है वो डिफेक्टिव हो गया, यानी वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप कह सकते हैं ड्यूरिंग गेस्टेशन पीरियड उसका डेवलपमेंट होता है एम्ब्रायो का, तो वो जो फीटल डेवलपमेंट है वो अगर प्रॉपर नहीं हो, डिफेक्टिव हो, तब भी डिजीज हो सकती है। और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर यानी उसके अंदर कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी हो सकता है। तो कंजेनिटल डिजीज है ना वो बर्थ बाय बर्थ होते हैं। तो अब यहाँ पर आपको जैसे एग्जाम्पल्स की बात करें तो हम बोल सकते हैं जितने भी जेनेटिकल डिसऑर्डर हैं वो भी इसमें आ गए। इसके अलावा कुछ ऐसे डिफेक्ट्स हैं जो विथ बोर्न होते हैं, यानी आप कह सकते हैं जन्म के साथ में ही होते हैं। तो फ्रेंड्स ये हम जेनेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। बट नेक्स्ट जो कैटेगरी है दैट इज एक्वायर्ड डिजीजेज। तो फ्रेंड्स एक्वायर्ड का मीनिंग ये है, आप कह सकते हैं हमने उसको एक्वायर किया है ना, यानी कोई भी जो ह्यूमन है वो पर्टिकुलर सराउंडिंग में रहता है, तो सराउंडिंग के एक्सपोजर से उसने उस डिजीज को एक्वायर किया है। तो दिस डिजीज डेवलप आफ्टर दी बर्थ, यानी आफ्टर बर्थ वो डेवलप हुई है। तो एक्वायर्ड का मीनिंग पर्टिकुलर सराउंडिंग में अगर कोई ह्यूमन है तो उसकी बॉडी के अंदर उसका जो बॉडी है उस सराउंडिंग से इंटरेक्ट होगा, यानी उस एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से
उसके अंदर कोई डिजीज अगर होती है आफ्टर बर्थ तो उसको हम बोलेंगे एक्वायर्ड डिजीजेज। तो एक्वायर्ड डिजीजेज एक ब्रॉड कैटेगरी है, इसमें जो आप कह सकते हैं जो वेल नोन डिजीजेज हैं सारी इसके अंदर आती हैं, बट ये डिजीजेज भी अलग अलग टाइप की है। यानी हम किस तरीके से एक्वायर करेंगे, तो अगर बाय इन्फेक्शन यानी अगर माइक्रोब्स के थ्रू हमारे अंदर डिजीज हो रही है तो उसको तो बोल देंगे इन्फेक्शियस डिजीजेज, और अगर माइक्रोब्स के थ्रू नहीं हो रही है तो उनको बोल देंगे नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज। तो यहाँ पर एक्वायर्ड डिजीजेज यानी एक्वायर्ड डिजीजेज आर ऑफ टू टाइप, वन इज इन्फेक्शियस अनदर इज नॉन इन्फेक्शियस। यानी these diseases caused by infectious agents है ना, infective agents, and these diseases not caused by infectious agents, they caused by some other reasons। ठीक है ना। तो अब बेटा infectious जो diseases हैं they spread from one person to another person, hence these diseases are also called communicable diseases। यानी ये spread हो सकती हैं from one person to another person, but non communicable diseases हैं वो spread नहीं होती हैं। मीन्स जो non infectious है, जो इन्फेक्शन के थ्रू नहीं हो रही है, तो वो कम्युनिकेबल भी नहीं होती हैं, यानी वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम जस्ट एक्वायर्ड डिजीजेज को टू कैटेगरी में हमने क्लासीफाई किया, वन इज इन्फेक्शियस अनदर वन इज नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस का अनदर नेम क्या है, कम्युनिकेबल, एंड नॉन इन्फेक्शियस का नॉन कम्युनिकेबल। अब ये कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज का मीनिंग क्या है, तो बोले डिजीज विच आर इजीली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, वन पर्सन टू अनदर पर्सन अगर कोई डिजीज ट्रांसमिट हो सकती है इजीली, then these type of diseases are called infectious diseases और communicable diseases। तो communicable का मीनिंग जस्ट यही है कि वन पर्सन टू अनदर पर्सन यानी पेशेंट टू हेल्दी पर्सन वो इजीली स्प्रेड हो सकती हैं, इजीली ट्रांसमिट हो सकती हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए नॉन इन्फेक्शियस मीन्स दीज डिजीजेज आर नॉट स्प्रेड, मतलब वो स्प्रेड नहीं होती हैं फ्रॉम पेशेंट टू, आप कह सकते हैं इसमें नहीं होती है। तो अब यहाँ पर तो जितने भी इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं कोज्ड बाय माइक्रोब्स, यानी इसमें एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो डिजीजेज कोज्ड बाय माइक्रोब्स, यानी माइक्रोब्स के थ्रू कोई भी डिजीज कोज्ड हो रही है तो वो डिजीज जो है स्टूडेंट्स वो कम्युनिकेबल होगी। बट अगर कुछ ऐसी डिजीजेज हैं जो कम्युनिकेबल नहीं हो रही हैं तो उनका जो रीजन है कुछ और होता है, यानी नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज। तो इसमें अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं जितनी भी डेफिशिएंसी डिजीजेज हैं, डेफिशिएंसी मीन्स अगर बॉडी में पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट का डेफिशिएंसी हो जाए, लाइक विटामिन डेफिशिएंसी, प्रोटीन डेफिशिएंसी, तो डेफिशिएंसी डिजीजेज भी हैं। सम हार्मोनल डिजीजेज मीन्स हार्मोन के लेवल चेंज होने से, यानी हार्मोन का लेवल अगर डिक्रीज हो गया तो भी कोई डिजीज हो सकती है और इंक्रीज हो गया तो भी हो सकती है। सम मेटाबॉलिक डिजीजेज, मेटाबॉलिज्म अगर आपका अफेक्ट हो गया है किसी रीजन से तो आप कह सकते हैं दीज डिजीजेज भी हैं वो कम्युनिकेबल नहीं होंगी। यानी डेफिशिएंसी डिजीजेज, हार्मोनल डिजीजेज, मेटाबॉलिक डिजीजेज, ऐसे ही कुछ डिजेनरेटिव डिजीजेज हैं, यानी हमारे बॉडी को पर्टिकुलर ऑर्गन में कुछ डिजेनरेटिव इफेक्ट आता है तो डिजेनरेशन की वजह से वो ऑर्गन प्रॉपर काम नहीं करता है, तो डिजेनरेटिव डिजीजेज भी इस कैटेगरी में आती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इनको वन बाय वन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं। ये तो जस्ट एक इनिशियल पार्ट है कि जो डिजीज हैं वो कितने टाइप के हैं। तो एक्वायर्ड डिजीजेज हैं वो टू कैटेगरीज में क्लासीफाई किया हमने, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस डिजीजेज स्प्रेड हो सकती हैं वन पेशेंट टू हेल्दी पर्सन में, और ये नॉन इन्फेक्शियस स्प्रेड नहीं होती। इन्फेक्शियस डिजीजेज जनरली कोज्ड बाय माइक्रोब्स, यानी माइक्रोब्स के थ्रू ही कोज होती हैं, और इनके कई रीजन हो सकते हैं जैसे विटामिन डेफिशिएंसी, हार्मोनल एक्सेस या डेफिशिएंसी, एंड मेटाबॉलिक डिजीज है ना, लाइक जैसे कैंसर है, एंड से डिजेनरेटिव डिजीजेज हैं, यानी पर्टिकुलर ऑर्गन में जैसे कोई डिजेनरेशन हो गया है, मान लीजिए पार्किंसनिज्म है या फिर अल्जाइमर डिजीज है जो ब्रेन से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये डिजीजेज एक्वायर्ड हैं। लेकिन अगर अब बात करें वन बाय वन कि इन्फेक्शियस जो डिजीज हैं, हम यहाँ पर बात करेंगे इन्फेक्शियस डिजीज की, तो उनका कैटेगराइज करें तो आप कह सकते हैं बैक्टीरियल बोर्न, वायरल बोर्न, फंगल बोर्न, प्रोटोजोन बोर्न एंड हेलमिंथ बोर्न डिजीज। यानी आप कह सकते हैं बैक्टीरियल बोर्न मीन्स दे कोज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के थ्रू होगा। यानी अगर कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, कोई पैथोजेनिक बैक्टीरिया, तो वो पर्टिकुलर डिजीज कोज करेगा। अब आप कह सकते हैं डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया हैं, तो वो दीज बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो बॉडी में एंटर करके डिफरेंट टाइप डिजीज कोज करते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे, वेरियस नेम्स डिस्कस करेंगे अभी इसी क्लास में। ऐसे ही फ्रेंड्स
वायरल डिजीजेज, यानी आप कह सकते हैं यहाँ पर वायरस के इन्फेक्शन से अगर हो जाती है कोई डिजीज, वायरस इन्फेक्शन, जैसे अभी कोरोना जो कोविड-19 है उसमें क्या है, वो कोविड एक वायरस है, कोरोना कोविड-19 का जो डिजीज है उसमें कोरोना वायरस है और वो बॉडी को इन्फेक्ट करता है, तो वायरस इन्फेक्शन से वायरल बोर्न डिजीज होती हैं। फ्रेंड्स, ऐसे ही जो फंगल इन्फेक्शन, यानी जैसे रिंगवर्म का आप एग्जाम्पल देंगे यहाँ पर, तो फंगल इन्फेक्शन से जो डिजीज होती है उनको फंगल बोर्न डिजीज बोलेंगे। ठीक ऐसे ही प्रोटोजोन बोर्न, तो प्रोटोजोन्स मीन्स प्रोटोजोआ जो है, एक तरीके से प्रोटोजोआ जो फाइलम है वो प्रोटिस्टा किंगडम में आता है। और प्रोटोजोन्स में आप सबसे फेमस एग्जाम्पल जानते हैं, वैसे तो अमीबा जो है उसका एग्जाम्पल है, बट प्लाज्मोडियम ऑल्सो, ठीक है ना। ऐसे ही कुछ अदर प्रोटोजोन्स भी हैं। तो प्रोटोजोन्स के थ्रू कोई डिजीज कोज होती है तो आप कह सकते हैं इसमें लाइक प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम क्या कोज करता है, मलेरिया कोज करता है, तो प्लाज्मोडियम एंड जो आप कह सकते हैं अमीबा, दीज आर प्रोटोजोन्स, दे आर प्रोटोजोन्स एंड ये प्रोटोजोन्स क्या करते हैं, कुछ डिजीज कोज करते हैं जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे ही हेलमिन्थ्स, अब भी हमने बोला तो आपने 11th क्लास में प्लेटी हेलमिन्थीज फाइलम पढ़ा होगा एनिमल किंगडम में, ऐसे ही एस्क हेलमिन्थीज पढ़ा होगा। तो प्लेटी हेलमिन्थीज एंड एस्क हेलमिन्थीज में फाइलम्स में कुछ जो एनिमल्स आ रहे हैं, दे आर लुक लाइक वर्म्स, यानी उनको वर्म्स बोलते हैं। कमाइनली यानी बायोलॉजिकल टर्म में उनको बोलेंगे हेलमिन्थ्स। जैसे अभी नेम सुनेंगे आपने, टेप वर्म नेम सुना होगा, ठीक है ना, एस्केरिस नेम सुना होगा। तो इस तरीके से ये जो हेलमिन्थ्स हैं यानी जो वर्म्स हैं वो भी डिजीज कोज कर सकते हैं। तो इन्फेक्शियस डिजीजेज को हम इन 5 कैटेगरीज में कैटेगराइज करेंगे और अभी आगे इसी क्लास में जो एवरी कैटेगरी है यानी इन्फेक्शियस डिजीजेज का, उसमें वेरियस डिजीज के नेम डिस्कस करेंगे ओनली, क्योंकि आगे जो 1 बाय 1 डिजीज को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बट ये क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कुछ स्टूडेंट्स को यानी मैनी स्टूडेंट्स को आप कह सकते हैं ये चीज़ आती नहीं है, यानी उनको ये रिमेंबर नहीं रहता है। तो अब सबसे पहले हम यही बात करेंगे कि जो बैक्टीरियल डिजीजेज हैं, बैक्टीरियल डिजीज उनके नेम क्या क्या है, हमारी बॉडी में कौन कौन से बैक्टीरिया के थ्रू कौन कौन सा डिजीज होता है। डियर स्टूडेंट्स, बैक्टीरियल डिजीजेज हैं वो वेरियस टाइप्स की हैं। तो सबसे जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन आता है वो आपको यही आना चाहिए कि विच डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, है ना, बैक्टीरिया के थ्रू कौन कौन सा डिजीज होता है। तो यहाँ देखिए नेम जो गिवन है, फर्स्ट डिजीज है टाइफॉइड डिजीज। टाइफॉइड जो है एंटेरिक फीवर एंड इंटेस्टाइन से रिलेटेड डिजीज है। डिटेल्स हम बाद में पढ़ेंगे, बट आपको ये पता होना चाहिए कि नेम ऑफ डिजीज है ना, और वो किस के थ्रू हो रहा है, मीन्स उसका जो पॉजिटिव एजेंट क्या है, यानी माइक्रोब कौन सा है, वायरस है या फिर बैक्टीरिया है। ऐसी न्यूमोनिया, इट इज ऑल्सो कोज्ड बाय बैक्टीरिया। प्लेग और जो बुबोनिक प्लेग है, प्लेग आप कह सकते हैं ये भी काफ़ी डेडली डिजीज है। और ट्यूबरक्लोसिस ये वेल नोन डिजीज है, सबको पता है, जो आप कह सकते हैं मेनली लंग्स से रिलेटेड है। लेप्रोसी आप कह सकते हैं जिसको हैंसन्स डिजीज बोलते हैं, ये भी काफ़ी हार्मफुल डिजीज है। एंड कॉलेरा जिसके बारे में आप जानते हैं जिसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है। ठीक ऐसे ही डिफ्थीरिया जो है ये भी एक डिजीज है। और टिटनेस जो है जिसको लॉक जो बोलते हैं, काफ़ी हम मतलब सीरियस डिजीज है। ऐसे ही पर्टूसिस जिसको वूफिंग कफ बोलते हैं, ये भी है। और सिफिलिस जो गोनाड से रिलेटेड है, एंड गोनोरिया ये भी गोनाड से रिलेटेड है, यानी जेनिटल ऑर्गन से रिलेटेड है, नॉट गोनाड, जेनिटल ऑर्गन से। और एंथ्रेक्स जो है कैटल से, यानी आप कह सकते हैं ह्यूमन में हो सकता है। तो यहाँ पर जस्ट ये नेम लिखने का मीनिंग ये था कि आपको ये पता होना चाहिए कि एक तरीके से क्लब होना चाहिए कि कभी कभी जनरल क्वेश्चन आता है कि 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं और ईच ऑप्शन में डिफरेंट डिजीज के नेम हैं, और आपको वहाँ पर बताना है कि क्वेश्चन आ गया कि विच डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, तो इसमें आपको ऑप्शन में चूज करना है। तो 1 डिजीज वहाँ पर ऐसा होगा जो बैक्टीरिया के थ्रू कॉज होता है, या विच डिजीज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, तो वहाँ पे 3 डिजीज ऐसे होंगे जो बैक्टीरिया के थ्रू होती हैं और 1 ऐसे होगा जो बैक्टीरिया के थ्रू नहीं होती हैं। तो इस तरीके के सिंपल क्वेश्चन जो हैं वो होते हैं। हालांकि ये बेसिक पार्ट है, इसलिए आपको यहाँ पर बिल्कुल ऐसे लग रहा होगा कि ऐसे क्वेश्चन तो हम ऐसे हवा में उड़ते ही सोल्व कर देंगे, बट फिर भी आना चाहिए, हर स्टूडेंट को आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं कि ये जितने भी डिजीजेज हैं, ये बैक्टीरियल डिजीजेज हैं, ये आपको लर्न कैसे रहेंगी। तो मैं आपको हिंदी में एक ट्रिक बना देता हूँ, वो ट्रिक आपको बताता हूँ कि एक ट्रिक लिखता हूँ, देखो पहले, हालांकि ये हिंदी में है फिर भी मैं इसको कोरिलेट कर दूंगा। गोटी ने नीमो को छठा सीडी प्ले करने को कहा, प्ले करने को कहा। अब देखिए यहां पर
ये एक सिंपल सा लाइन है, इसमें ऐसे कह रहा है कि गोटी नाम का कोई लड़का या लड़की है, वो निम्मो को कह रही है, निम्मो भी लड़की है, क्या कह रही है कि छठा यानी सिक्स्थ नंबर का जो सीडी है, जो सीडी ड्राइव आता है ना, सीडी आती है आजकल तो कम यूज हो गया, सीडी, उसको प्ले करने को कहा। तो एक सिंपल सा सेंटेंस है। अब मैं यहाँ पर जो डिजीजेज लिखी हुई हैं, इनका ये जो अल्फ़ाबेट्स गिवन है, इन अल्फ़ाबेट से डिजीज का नेम बताऊंगा। देखो, गो फॉर गोनोरिया, तो गोनोरिया आपको बताया हुआ है, क्लियर, यानी गो से स्टार्ट हो रहा है ना, हिंदी में लिखा हुआ है। बट ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा हुआ है टी, तो आप कह सकते हैं टी फॉर टिटनेस, तो टिटनेस यहाँ पर गिवन है, क्लियर। फिर निमो, निमो में आप ऐसे न्यूमोनिया का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तो निमो फॉर न्यूमोनिया, न्यूमोनिया भी आ गया। ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर अगर बात करें तो ये जो को है, ये हिंदी का टर्म है, हिंदी का अल्फाबेट, और इसे मैं यहाँ लिखूंगा कोड। तो कोड जो डिजीज है, यानी एक तरीके से अगर हम बात करें कि कोड जो डिजीज है, इसको हिंदी में कुष्ठ डिजीज, कुष्ठ रोग बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको लेप्रोसी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा अगर हो सकता है, लेकिन हिंदी टर्म यूज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कोड होता है उसको हम लेप्रोसी बोलते हैं, यानी ये स्किन से रिलेटेड है, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसे ही जो ये 6 लिखा हुआ है, हिंदी का अल्फ़ाबेट है, ये कुछ लोग इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, यानी जो क्षय लिखा होता है उसको 6 प्रोनाउंस करते हैं हिंदी में। तो यहाँ पर इससे हो जाएगा क्षय रोग, यानी क्षय डिजीज। क्षय जो फ्रेंड्स ये भी हिंदी का एक टर्म है, और ये होता है टीबी के लिए यूज, यानी ट्यूबरक्लोसिस के लिए यूज होता है। ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, आगे बात करते हैं, ये 4th हो गया, ये 5th हो गया, और अभी 6th पे जाते हैं, तो टा लिखा हुआ, टा फॉर टाइफॉइड, तो टाइफॉइड फीवर हो गया। ऐसे ही सी फॉर सिफिलिस, सिफिलिस हो गया। ऐसे डी फॉर डिफ्थीरिया, यानी डिफ्थीरिया हो गया। ऐसे प्ले फॉर प्लेग, ठीक है ना, ये हो गए। लेकिन यहाँ पर आगे देखते हैं, तो यहाँ ये जो हिंदी टर्म होगा, के फॉर होता है कुकर खांसी, यानी जैसे कुत्ते को जो खांसी होती है, कफ होता है, वो डॉग को कफ होता है, वैसे ही डग खांसी होती है, और इसको बोलते हैं वूफिंग कफ, या फिर बोलते हैं पर्टूसिस, है ना, वूफिंग कफ या पर्टूसिस। तो फ्रेंड्स पर्टूसिस और वूफिंग कफ जो है वो एक ही डिजीज के नेम है। तो ये कै का मतलब कुकर खांसी, हिंदी में कुकर खांसी बोलते हैं इस डिजीज को, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं पर्टूसिस। और हा फॉर हैजा, हैजा हिंदी के अंदर कॉलरा को बोलते हैं, कॉलरा, कॉलेरा को क्या बोलते हैं, हैजा बोलते हैं। तो यहाँ पर कॉलेरा भी है, वो बैक्टीरियल बोर्न डिजीज है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जितने भी डिजीजेज हैं वो बैक्टीरियल बोर्न हैं। अभी देखने से या फिर जनरली स्टडी करते हैं तो बच्चे को क्लियर रहता है, लेकिन प्लेग के केस में कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, डिप्थीरिया के केस में भी बच्चा कई बार कंफ्यूज हो जाता है। तो कुछ स्टूडेंट्स को ऐसे कंफ्यूजन होते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए एक तरीके से आप कह सकते हैं, हिंदी में मैंने ये टर्म लिखा है कि गोटी ने निम्मो को छठा सीडी प्ले करने को कहा, यानी इस तरीके से हिंदी का है। हिंदी वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ईजी रहेगा, बट फिर भी आप कह सकते हैं नॉर्थ इंडियंस हैं वो जनरली, उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी तो हम जानते हैं वैसे भी। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए अब आगे चलते हैं, वायरल डिजीजेज। तो वायरल डिजीजेज हैं, उनके बहुत सारे नेम हैं। जैसे मैं यहाँ बात करूँ सार्स, तो जो सार्स डिजीज है ये अपने आप में लंग्स से रिलेटेड है, और इसका जो फुल फॉर्म है वो है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मतलब एकदम से होता है, एक्यूट का मतलब एकदम से होता है। और ये जो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, ये लंग्स से यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, और ये कोरोना वायरस से ही हुआ था, यानी 2001 में चाइना के अंदर हुआ था, कोरोना वायरस से ही हुआ था। तो यहाँ जो सार्स है एक वायरल डिजीज है। ऐसे ही रेबीज है, जिसको हम अनदर नेम यानी हाइड्रोफोबिया से भी जानते हैं, हाइड्रोफोबिया, ठीक है ना। ऐसे मीजल्स होता है, मीजल्स आप कह सकते हैं ये भी एक वायरल बोर्न डिजीज है। हर्पीज है वो वायरल, हेपेटाइटिस जो आप कह सकते हैं इट इज़ रिलेटेड टू द लीवर, हम आगे सब डिस्कस करेंगे। ऐसे पोलियो जो है उसको भी आप जानते हैं, पोलियो। और एड्स जो है वो HIV वायरस से होता है, ये नेम भी आप जानते हैं। स्मॉल पॉक्स जो है एंड चिकन पॉक्स हैं। स्मॉल पॉक्स को इंडिया के अंदर पहले बड़ी माता बोलते थे, यानी पहले एक नाम था, और इसी को हिंदी में चेचक डिजीज़ बोलते थे। और जो चिकन पॉक्स है इसको हम छोटी माता बोलते हैं। ये इंडियन कम्युनिटीज़ के अंदर अभी भी टर्म यूज़ होता है, हालांकि ये डिजीज़ जो है स्मॉल पॉक्स है वो एक्सटिंक्ट हो, एक तरीके से इरेडिक्ट हो चुकी है।
डेंगू फीवर जो इस साल काफ़ी वापस रिटर्न होकर आया, तो डेंगू फीवर आप जानते हैं। मम्प्स जो सैलाइवरी ग्लैंड से रिलेटेड डिजीज़ है, और इन्फ्लुएंजा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ हैं। तो दीज आर द वायरल डिजीजेज। इसके अलावा भी फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ अदर वायरल डिजीजेज हैं। देखो, कॉमन कोल्ड जो हमें सबसे ज़्यादा परेशान करता है, मौसम जब भी क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होती है तो ये भी एक वायरस के थ्रू होता है, और इस वायरस का नाम है राइनो वायरस, है ना। हैंस कॉमन कोल्ड इट इज़ ऑल्सो कोल्ड एज राइनाइटिस, राइनाइटिस भी बोलते हैं इसको। एंड चिकुनगुनिया यानी ये भी एक खतरनाक वायरस था, इसकी वजह से जॉइंट्स में काफ़ी पेन होता था। और स्वाइन फ्लू, ये भी कोरोना से पहले काफ़ी इसने तबाही मचाई, काफ़ी ज़्यादा सीरियस डिजीज़ था स्वाइन फ्लू भी। एंड बर्ड फ्लू जो आप कह सकते हैं बर्ड्स में होता है, बट ह्यूमन में भी ये से स्प्रेड हो सकता है। कोविड-19 से फैमिलियर है। और येलो फीवर एक ऐसा डिजीज़ है जो ये भी वायरस के थ्रू होता है। तो यहाँ पर जो भी नेम डिस्कस किए, दीज नेम्स आर रिलेटेड टू द वायरल डिजीज़। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ये वायरल डिजीजेज कौन कौन सी हैं, इनको भी अगर आपको रिमेंबर रखना हो तो उसके लिए भी हम एक ट्रिक बना सकते हैं। और उस ट्रिक में ऐसे लिखेंगे कि कोई लड़कियां हैं, 2 बहुएं हैं, उनकी सास का नेम क्या है, रेखा। तो उसने बोला सास रेखा हमें हिट करके, वो बहुएं क्या कह रही हैं कि सास रेखा पीछे से आई और हमें हिट करके, मतलब हमें टक्कर मार के, हिट करके पोएचे छोड़ गई। पोएचे का मतलब पीछे, ऐसे ध्यान रखना है, पीछे पोएचे छोड़ गई। तो यहां पर मैंने एक सिंपल सा लाइन लिखा है कि सास रेखा है, 2 बहुएं हैं, उनकी सास का नाम क्या है, रेखा है, यानी सास का मतलब मदर इन लॉ। तो सास रेखा है, उसका नाम रेखा है, हमें यानी उन दोनों बहुओं वो कह रही है हमें हिट करके, यानी सास रेखा हमें टक्कर मार करके, पीछे से आई, टक्कर मारा करके पीछे छोड़ गई, पोएचे छोड़ गई, पीछे हमें पीछे छोड़ गई, खुद आगे निकल गई। तो एक सिंपल सा एक लाइन है, याद रह सकता है। अब मैं यहाँ पर जो इतने भी वायरल डिजीजेज हैं, स्पेशली ये वाली है ना, बाकी नहीं, इन वालों को यहाँ लेबल करूंगा। तो सास यानी सार्स डिजीज, रे मतलब रेबीज, ठीक है ना। खा जो है ये हिंदी में खसरा जो होता है, मीजल्स को खसरा बोलते हैं, तो ये मीजल्स से रिलेटेड है, ठीक है ना। 3rd नंबर वाला, यहाँ नंबरिंग भी सेम है, देखो सार्स रेबीज, है ना। फिर ऐसे ही है फॉर हर्पीज, है ना, है हिंदी का अल्फाबेट है, बट हर्पीज के लिए। ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर ही फॉर हिपेटाइटिस, है ना, ही फॉर हिपेटाइटिस है। और पो फॉर है वो पोलियो है, ए फॉर एड्स है, और चे जो है जिसको हम चेचक बोलते हैं हिंदी में, यानी स्मॉल पॉक्स के लिए है ना। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि स्मॉल पॉक्स को हिंदी में चेचक बोलते हैं, तो स्मॉल पॉक्स के लिए ये चे लिखा हुआ है। ठीक ऐसे ही छो फॉर छोटी माता के लिए लिखा हुआ है। तो ये छोटी माता हमने किसको बोला था अभी, चिकन पॉक्स को बोला था, तो ये छोटी माता हो गई। डे फॉर डेंगू, डे अल्फा हिंदी का अल्फाबेट है, बट इंग्लिश में भी डी से स्टार्ट हो रहा है, तो ये डेंगू है। ऐसे ही गे जो है वो है गलसुआ। गलसुआ का मतलब हमारे जो गाल होते हैं, देखो हिंदी में बात इसलिए करेंगे कि गाल और उसके अंदर सूजन आ जाए तो उसको गलसुआ बोलते हैं हिंदी में। अभी इंग्लिश में बोलते हैं इसको मम्प्स, यानी जो मम्प्स डिजीज है वो, उसको हम गलसुए से याद कर लेंगे क्योंकि सैलाइवरी ग्लैंड से रिलेटेड है। ऐसे ई फॉर इन्फ्लुएंजा, तो यहाँ पर ज़्यादातर जो डिजीजेज हैं उनके अल्फ़ाबेट से हम इसको पहचान सकते हैं, ट्रिक याद रख लो। तो ये जो वैसे तो देखो नीट लेवल की अगर बात करें तो उनको तो ये चीज़ें, क्योंकि ये उनके लिए तो बहुत छोटी सी आम सी बात है, बट जैसे मान लीजिए कोई 12th क्लास का बच्चा है और उसके जनरल क्वेश्चन आता है इसमें 2nd टर्म में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, या फिर 1 वर्ड वाला क्वेश्चन आता है, 1 लाइन वाला, और उसमें आता है कि नेम द डिजीजेज विच कॉज्ड बाई बैक्टीरिया और वायरस। तो अब आपको ये पता रहना चाहिए, उसमें अगर आपने गलती से मिक्सिंग कर दी तो एग्जामिनर मार्क्स डिडक्ट कर देगा। तो इसलिए आपको स्पेशली ये 12th क्लास का जो CBSE का जो 2nd टर्म है वो, और RBSE का जो आप कह सकते हैं 12th क्लास के स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स अब आगे चलें। वायरल डिजीजेज में ये जो है इनके नेम तो आपने सुने हैं, काफ़ी पॉपुलर डिजीज हैं। अब प्रोटोजोन बोर्न डिजीजेज की बात करें तो मलेरिया जो है एक प्लाज्मोडियम नेम का प्रोटोजोआ है, प्लाज्मोडियम, जिसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे मलेरियल डिजीज को, उसके थ्रू होता है। अमीबियसिस एक अमीबा है, स्पेशली इसको अमीबिक डिजेंट्री भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अमीबिक डिजेंट्री। तो बेटा अमीबियसिस जो है यानी अमीबा की वजह से इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होता है, और
उसको अमीबियासिस बोलेंगे, बट डिजेंट्री का मीनिंग है कि उस इन्फेक्शन की वजह से लूज मोशंस होंगे, डायरिया होगा, और डायरिया में म्यूकस भी आएगा, साथ में ब्लड भी आ सकता है। तो ऐसी कंडीशन को, यानी ऐसे लूज मोशंस को बोलते हैं डिजेंट्री। एंड काला आजार जो है ये भी एक प्रोटोजोआ के थ्रू होता है, और स्लीपिंग सिकनेस जो है ये भी एक प्रोटोजोआ के थ्रू होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इन डिजीज को, यानी मलेरिया और अमीबियासिस को हम डिटेल में पढ़ेंगे, और इनका इंट्रोडक्शन भी आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो आपको प्रोटोजोन बोर्न डिजीजेज हैं वो पता होने चाहिए कि कौन कौन सी डिजीज हैं वो प्रोटोजोन बोर्न है। फिर देखिए हेलमिंथिक डिजीज। हेलमिंथिक की बात करें तो हेलमिंथिस में एस्केरिस आता है, इसके लिए इस डिजीज का नाम हो गया एस्केरियासिस, यानी कॉज्ड बाय एस्केरिस। एंड फाइलेरियासिस जो है, जिसका अनदर नेम डिजीज का एलिफेंटियासिस है, तो फाइलेरियल वर्म आता है जिसको वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी बोलते हैं, आगे हम सब पूरा डिटेल पढ़ेंगे। तो फाइलेरियल डिजीज है वो भी हेलमिंथिक डिजीज है। ऐसी टीनियासिस, जो टीनिया सोलियम होता है, जो टेप वर्म होता है प्लेटीहेलमिंथिस फाइलम का, तो उसको भी हम यहाँ टीनियासिस यानी उसके इन्फेक्शन से हो जाता है। और ड्रेकनकुलियासिस ये आपके लिए वेल नोन, ये गिनिया वर्म होता है, गिनिया वर्म, जिसे आप कह सकते हैं ड्रेकनकुलियासिस नाम का डिजीज हो जाता है। तो यहाँ पर एस्केरियासिस, फाइलेरियासिस इंपॉर्टेंट है, जो हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स ऐसे ही जो नेक्स्ट फिफ्थ कैटेगरी है, यानी हमने अभी देखा बैक्टीरियल बोर्न डिजीजेज, वायरल बोर्न डिजीजेज, फंगल बोर्न डिजीजेज, प्रोटोजोन बोर्न डिजीजेज, अब लास्ट कैटेगरी है ना, तो फंगल हेलमिंथ डिजीजेज पढ़ा। तो फंगल डिजीजेज जो है उनमें रिंगवर्म काफ़ी पॉपुलर, सब जानते हैं। ऐसे एथलीट फूट डिजीज होता है, यानी जैसे हमारे जो फीट्स के अंदर यानी इन्फेक्शन हो जाता है फंगस का, पर्टिकुलर फंगस का, तो उसकी वजह से जो है हम जो एथलीट जैसे फीट हो जाते हैं, एथलीट फुट हो जाते हैं, जैसे उनके अंदर काफ़ी हार्ड हो जाती है जो स्किन है वो। एलोपेसिया आप जानते हैं, यानी स्किन में यहाँ पर इन्फेक्शन होने की वजह से आप कह सकते हैं गंजापन आ जाता है, यानी बाल्डनेस आ जाती है। तो इस तरीके से ये डिजीजेज हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो ये सारे के सारे, यानी इस चैप्टर के बारे में अगर देखें तो इसका जस्ट हमने एक इंट्रोडक्शन किया है ना, जस्ट एक इंट्रोडक्शन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज का। तो दिस इज द इंट्रोडक्टरी क्लास, और इसमें हम अब आगे डिस्कस करेंगे कि जितने भी बैक्टीरियल बोर्न डिजीजेज हैं उनमें कौन कौन से डिजीज है, पर्टिकुलर डिजीज को हम स्टडी करेंगे, यानी उसका क्या पॉजिटिव एजेंट है, उसका बॉडी में ट्रांसमिशन कैसे होता है, कैसे बॉडी में एंटर करता है, किसके थ्रू एंटर करता है, एंड देन इसके अलावा उसका कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट है, उसके कुछ सिम्टम आ रहे हैं, उसका कोई ट्रीटमेंट है, उसका कोई वैक्सीन है। तो इस तरीके से एवरी डिजीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इट वाज द इंट्रोडक्टरी क्लास, और उम्मीद है ये क्लास आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल से जुड़ने के लिए जल्दी से बायो वाले गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।